ते खत्म, खूब सारा बचा है, 2 ही एक्ट हुए अपने। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हाँ बोलो। कॉन्ट्रैक्ट सेल की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी जहां जहां वर्ड आएगा उसका मतलब है ओनरशिप। प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। याद है क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी इमीडिएट और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस या फिर ऑन अ फ्यूचर डेट। याद आ रहा कि नहीं? अरे शांत तो बैठो, कितनी बातें कितनी बातें। अरे ज्यादा उधर मत करो, फिर सो जाते तुम। हाँ हाँ, चलो देख लेते। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर या तो ट्रांसफर कर देता है या तो एग्री करता है ट्रांसफर करना प्रॉपर्टी ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो इसमें से गिनती की चीजें निकल के आती है। सेलर बायर उनको अलग कर दो, कोई काम के नहीं अपने। फिर गुड्स निकल के आते हैं जो अपने लिए काम का है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी निकल के आता है जो अपने लिए काम का है, और प्राइस निकल के आता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फिर 2 प्रकार से हो सकती है। इमीडिएट, अगर इमीडिएट होगी तो इसको हम बोलेंगे सेल। अगर ये बाद में होगी एट अ फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस तो इसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुड्स की डिलीवरी ले गया या नहीं ले गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस दिया या नहीं दिया। इमीडिएट सेल हो जाएगा अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, भले ही गुड्स ले गए नहीं ले गए, पैसा दिया नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायग्राम्स आपके पास बने हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूं, आपको पता है गणपति बप्पा वाले डायग्राम वगैरह बने हैं, ठीक है। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल ये कंप्लीट हो गया। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल यानी तुरंत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, एग्रीमेंट टू सेल में आगे चल के ट्रांसफर होगी। एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनेगा? जब कंडीशन पूरी हो जाएगी। मैंने बोला था 1 महीने। अरे शांत तो बैठो, कितनी बातें, शांत बैठो। कितनी बातें, हो गया ना, आधा आधा पेज पढ़ लिया मैंने, आप बातें कर रहे। चलो शांत बैठो। हो गया हो गया, चलो। तो पहला पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल कोई प्रॉब्लम नहीं। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेल, बाद में ट्रांसफर होगा तो एग्रीमेंट टू सेल। सेल एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बन जाएगा? जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी जिस कंडीशन के लिए हम रुके थे, ठीक है। फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर्मेलिटीज में क्या है? पहले तो वही बोला है ऑफर एक्सेप्टेंस से चालू होगा, फिर बोल दिया है कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए और पेमेंट ऑफ प्राइस होना चाहिए। भले ये इमीडिएट हो, साइमल्टेनियस हो, इंस्टॉलमेंट्स में हो या फ्यूचर में, बट होना तो चाहिए, ठीक है। गुड्स अच्छा है, गुड है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी ये डेफिनेशन। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके कहीं ना कहीं काम आएगी। अगले साल आप इसको जीएसटी में पढ़ोगे, फाइनल लेवल में जीएसटी में पढ़ोगे, बिल्कुल वैसी की वैसी डेफिनेशन, थोड़े से चेंजेस है, सिर्फ थोड़े से। जैसे यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम्स को बाहर किया है, आप जब जीएसटी में पढ़ोगे उसमें एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होता है। यहाँ पे शेयर्स को अंदर रखा है, वहां पे शेयर्स बाहर होते हैं, बस उतना सा फर्क है, बाकी सब एक जैसी डेफिनेशन है, एकदम कॉपी पेस्ट। तो देखो, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, डेप्ट और मनी इसमें कवर नहीं होता, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम यानी डेप्ट, ठीक है। एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, तो स्टॉक एंड शेयर्स इसमें कवर होंगे। स्टॉक गुड्स है, शेयर्स गुड्स है, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, फिर ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। जो जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है वो गुड्स तब तक नहीं है जब तक उसको एग्री करके अलग ना किया जाए या अलग करने का वादा ना किया जाए,
ठीक है, विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल और बिफोर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो दिया है, ठीक है, बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। अगर आप उसको अलग करके बेचने का वादा कर देते हैं तो सब गुड्स है, जैसे ये जमीन पे लगी हुई टाइल्स, ये गुड्स है, जब अलग होंगे तब, जब तक जुड़े हैं तब तक गुड्स नहीं है, तब तक इट इज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट जब आप इसको अलग करके बेचने का वादा करोगे इट विल बिकम गुड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है राइट टू अ डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी वही उधारी बोल सकते हैं आप, और मनी का मतलब है लीगल टेंडर मनी बट डज नॉट इंक्लूड ओल्ड कॉइन्स एंड फॉरेन कॉइन्स, फॉरेन करेंसी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स जो अभी सेलर के पास है, सेलर के पास होना चाहिए, फैक्ट्री में पड़े हैं कहीं पे, अपने पास नहीं है तो वो अपने लिए एग्जिस्टिंग नहीं है, वो फ्यूचर गुड्स है, ठीक है, तो अपने पास होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग गुड्स मींस एग्जिस्टिंग विच आर ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर, सेलर के पास होना चाहिए, ठीक है। इसके तीन प्रकार, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। स्पेसिफिक गुड्स एक्ट में डिफाइन किया है, स्पेसिफिक गुड्स यानी वहीच वाले जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करने टाइम एग्री कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट करने गए आप बोले मेरे को वहीच वाला टीवी चाहिए, बस ये जो वहीच वाला टीवी है ये स्पेसिफिक गुड्स है, ये आइडेंटिफाइड है, लेकिन कब आइडेंटिफाई किया आपने, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तभी, ठीक है। फिर दूसरा है असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स, ये डेफिनेशन एक्ट में नहीं दी गई है, ये आई है केस लॉस से, ठीक है। असर्टेन गुड्स के पहले अनअसर्टेन देखो, अनअसर्टेन यानी जो आइडेंटिफाई नहीं हुए। मैं अगर आपको गुड्स बेचने का वादा करता हूं या मैं गुड्स खरीदने का वादा करता हूं और गोडाउन में 100 बोरे चावल के हैं, मैं 10 बोरे उसमें से बेचने का वादा करता हूं, लेकिन कौन से 10 बोरे आइडेंटिफाई नहीं हुए, तो ये अनअसर्टेन गुड्स है। जब वो 10 बोरे अलग कर दिए जाएंगे तो इट विल बिकम असर्टेन। तो असर्टेन्ड और स्पेसिफिक दोनों ही आइडेंटिफाइड है, सिर्फ पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट। यानी अगर स्पेसिफिक गुड्स है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बाद में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, अनअसर्टेन थे बाद में आइडेंटिफाई हुए, तो इसको हम बोलेंगे असर्टेन। तो दोनों में पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आइडेंटिफाई कर लिया तो स्पेसिफिक, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था अनअसर्टेन था, बाद में आइडेंटिफाई किए तो असर्टेन, ठीक है। दोनों में सेम रूल लगते हैं, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स, तो दोनों को हम आइडेंटिफाइड गुड्स भी बोल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी पता है आपको, ये तब लगता है जब स्पेसिफिक गुड्स पेरिश होते हैं, और यहां पे जब जब स्पेसिफिक गुड्स वर्ड आएगा तो इंक्लूड्स असर्टेन्ड, ये वर्ड आपको दिखेगा नहीं वहां पे क्योंकि असर्टेन गुड्स ये पूरे एक्ट में कहीं वर्ड ही नहीं आया, इसीलिए आपको ये वर्ड वहां दिखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक गुड्स जब जब वर्ड आएगा तो हम यहां पे मानेंगे इट इंक्लूड्स असर्टेन्ड एज वेल। फिर जब स्पेसिफिक गुड्स पेरिश होते हैं या डैमेज होते हैं बिफोर कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले ही, यानी ये क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट होने का ही और उसके पहले ही वो ये हो गए, पेरिश हो गए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का है और पहले ही खराब हो गए स्पेसिफिक गुड्स, तो ऐसे केस में इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, भले ही कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया है बट ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। फिर गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के पहले, ओनरशिप ट्रांसफर होने के पहले, तो ये बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी ये दोनों ही केस में लासा की डेथ हो रही है, लेकिन लासा के जाने का वक्त अलग अलग है, ठीक है। एक केस में क्या हो रहा है, अपन यहाँ एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट करने के पहले ही लासा नहीं बचा, तो ये हो गया ये वाला केस, पहला वाला, ठीक है। दूसरा केस एग्रीमेंट हो गया लेकिन परफॉर्मेंस कल होना था, कल सुबह मैं आपको गुड्स लाके देने वाला था और इस बीच लासा नहीं बचा, तो ऐसे केस में ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ वॉइड एग्रीमेंट, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों जगह ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स को ही रूल लगता है। अगर गुड्स असर्टेन नहीं हुए, मेरे पास 4 लासा थे, उसमें से एक लासा में बेचने की बात करता हूं, कौन सा लासा है डिसाइड होने का था और एक की डेथ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, ठीक है। बचे हुए 3 में से एक मेरे को देना पड़ेगा, तो ये रूल लगता है सिर्फ असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स को। अगर अनअसर्टेन गुड्स ये होते हैं, पेरिश होते हैं, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, ठीक है।
तो ऐसा है। प्राइस, प्राइस सिंपल है, कुछ खास नहीं। प्राइस में वो ये प्राइस इज द मनी कंसिडरेशन, ठीक है, तो पैसा होना चाहिए। फिर प्राइस कैसे असर्टेन किया जाएगा, या तो फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई पर्टिकुलर वे में फिक्स करने को छोड़ दिया, जैसे मार्केट प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिक्सेशन बाय थर्ड पार्टी, ये सब दिया है, ठीक है, कोई भी प्रकार से छोड़ दिया। या फिर कोई कोर्स ऑफ डीलिंग, अपने बीच क्या डीलिंग होती है उस बेसिस पे उसको डिसाइड करो। और अगर कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया तो डी है रीजनेबल प्राइस, कोई खास काम का नहीं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फिक्सेशन, ये काम आएगा एक आध बार। अगर मैंने बोला था थर्ड पार्टी फिक्स करेगी प्राइस और उसके बाद अपन ट्रेडिंग करेंगे, डीलिंग करेंगे, तो ऐसे केस में अगर थर्ड पार्टी फिक्स कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। अगर फिक्स नहीं करती है तो दिक्कत आएगी। जनरल रूल है, अगर फिक्स नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। लेकिन अगर मैंने ऑलरेडी गुड्स दे चुका हूं आपको तो क्या होगा, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। जो गुड्स ऑलरेडी दे चुके हैं उसके बदले रीजनेबल प्राइस दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो वो बताया। तो अगर पार्टी फिक्स नहीं करती है तो ऐसे केस में क्या होगा, इफ थर्ड पार्टी फेल्स टू मेक द वैल्यूएशन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, पहला रूल। लेकिन अगर बायर ने कोई गुड्स ले चुका है, रिसीव कर चुका है, तो ऐसे केस में वो उसके बदले रीजनेबल प्राइस पे करेगा। अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए, मैंने खुद बोला उसको कि देख भाई फिक्स मत करना प्राइस, तो ऐसे केस में मेरे से डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं पार्टी हूं, सेलर या बायर हूं, और मैंने उसको मना किया कि फिक्स मत करना, तो मेरे से डैमेजेस रिसीव किए जा सकते हैं। फिर स्टिपुलेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ पेमेंट, ये वही है, टाइम इज द एसेंस। तो टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट रिगार्डेड एज एसेंस, बट टाइम ऑफ डिलीवरी इज रिगार्डेड एज एसेंस, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ पेमेंट, ये दो हो सकते हैं। अगला चैप्टर कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशन, कंडीशन का क्या मतलब है, कंडीशन इज द एसेंशियल पॉइंट टू द एसेंशियल टर्म टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो मेन पर्पस है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो। जैसे कि मैंने बोला मेरे को एक ऐसी कार चाहिए जो 12 किलोमीटर का एवरेज दे, 12 कम हो गया, 20 किलोमीटर का एवरेज दे, तो ऐसे केस में ये हो गई कंडीशन, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बोलता हूं मेरे को एक अच्छी कार बताओ, और आगे वाला बोलता है देखो ये कार है, इसमें ये है वो है, साथ में 20 किलोमीटर का एवरेज भी देगी, तो ऐसे केस में ये हो गई वारंटी। यहां मैंने उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, बट इट वाज आल्सो टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर कंडीशन टूटती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, अगर वारंटी टूटती है तो सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा टूटेगी कंडीशन लेकिन हम उसको ट्रीट करेंगे एज ब्रीच ऑफ वारंटी। इसमें दो चीजें, एक वॉलेंट्री और एक कंपलसरी। वॉलेंट्री यानी हमने इच्छा से छोड़ दिया, कि मैंने खुद बोला कि भले ही कंडीशन टूटी है, जैसे मैंने बोला था मेरे को ऐसी कार दो जो 20 किलोमीटर का एवरेज दे, उसने मेरे को कार दिया, अब वो कार मैंने रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो बाद में पता लगा 20 किलोमीटर का एवरेज नहीं दे रही है। अब ऐसे केस में मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, बट जरूरी नहीं, हो सकता है कि मेरे को कार पसंद आ गई, भले एवरेज कम है बट बाकी फीचर्स उसके बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे केस में मैं उसको कैंसिल ना करके सिर्फ डैमेजेस लेने को भी तैयार हो सकता हूं। तो ये हो गया वॉलेंट्री वेवर ऑफ कंडीशन। टूटी तो थी कंडीशन लेकिन मैंने मान लिया कि ठीक है मैं सिर्फ डैमेजेस लेने को तैयार हूं, तो वॉलेंट्रीली मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा है कंपलसरी वेवर। कंपलसरी वेवर में ऐसा होता है जब गुड्स, अब इसमें दो चीज होगी, गुड्स आर सेवरेबल एंड नॉट सेवरेबल। अगर सेवरेबल है, अलग अलग किए जा सकते हैं, और इसमें मैंने एक पार्ट एक्सेप्ट किया हूं तो दूसरा पार्ट रिजेक्ट कर सकता हूं। ये याद होगा आपको, एग्जाम्पल से याद है क्या? मैंने चावल के बोरे मंगाया, कहाँ से? रामटेक से, बीच में कन्हान आया, 2 इंस्टॉलमेंट में उसने बोरे भेजा था, बात हुई थी 2 इंस्टॉलमेंट आएगी, एक इंस्टॉलमेंट आई वो खराब थे, मैंने वो एक्सेप्ट किया, दूसरी आई वो भी खराब रही तो मैं रिजेक्ट कर सकूंगा अगर अलग कॉन्ट्रैक्ट है तो। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने बोला था 500 बोरे लाके देना, अब उसने 500 बोरे 2 डब्बे में 2 अलग अलग टेम्पो में बेचा, तो ऐसे केस में अब कॉन्ट्रैक्ट तो एक था। अब यहां अगर मैं पहला पार्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं तो दूसरा पार्ट भी मेरे को कंपलसरली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं सेकंड पार्ट नहीं ले रहा हूं। हाँ, लेकिन अगर मैं पहला एक्सेप्ट करते टाइम बोलता हूं कि ये तो मैंने रख लिया लेकिन अगला नहीं रखूंगा अगर गीला आया तो ऐसे केस में मैं उसको मना कर सकता हूं, ठीक है। तो ये कंपलसरी वेवर ऑफ कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसा है। फिर इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस पे भी कौन से आएंगे तो खास तौर पे सेक्शन 16(1) बायर बिवेयर।
तो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज होती है बहुत प्रकार की। अगर आप बोल के कुछ कंडीशन लगाते हैं तो ये एक्सप्रेस है, अगर आपने कुछ बोला नहीं लिखा नहीं फिर भी कुछ चीजें हैं उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशन। ये इसीलिए बनाई गई है ताकि बायर के साथ गलत ना हो, क्योंकि बायर के साथ बहुत प्रकार की चीटिंग हो सकती है। सेलर गलत गुड्स बेच सकता है, टूटे फूटे बेच सकता है, जो मांगे थे वो नहीं देगा, पैकिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन सेलर के साथ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ही नहीं दिया जाएगा। बट बायर के साथ बहुत प्रकार की गड़बड़ हो सकती है, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहे हैं, सैंपल से मैच नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये कंडीशन लगाई गई है। ये है फॉर द बेनिफिट ऑफ बायर। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, पहली टाइटल ओनरशिप, मैं जो चीज बेच रहा हूं उसका मैं ओनर होऊंगा, ये मान लिया जाएगा, इम्प्लाइड है। कोई व्यक्ति क्योंकि पूछता नहीं है, आप पूछोगे क्या मैं आपको ये मोबाइल बेच रहा हूं, आप पूछोगे क्या सर चोरी करके तो नहीं लाए, तो नहीं, तो नहीं पूछोगे आप। क्यों नहीं पूछोगे, क्योंकि पता है कि कोई खुद की गुड्स बेचता है, ऐसे किसी और के नहीं बेचता। अगर लेकिन समझो सच में मेरे को यह छपड़ा था और मैंने उठा के आपको बेच दिया, तो ये तो गलत होगा। इसीलिए यहां पे अगर आपको पता लगता है कि चोरी का मोबाइल है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल क्यों कर सकते, क्योंकि कंडीशन है, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन टूटी है मींस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड। ठीक है, तो पहला है इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरा है इंप्लाइड कंडीशन इन सेल बाय डिस्क्रिप्शन। जब आप डिस्क्रिप्शन देके गुड्स खरीदते हैं, जैसे कि केक खरीदने गए थे आप, आपने बताया था मेरे को हार्ट शेप चाहिए, उसने भलते ही हार्ट बना दिया, साइंटिफिक हार्ट, 4 खाने वाला, तो ऐसे केस में आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। डिस्क्रिप्शन कैन बी गिवन इवन बाय पैकिंग, पैकिंग भी बता के दे सकते हैं, जैसे कांच की बोतल में बोर्नविटा पैकिंग है। ठीक है, सर्फ एक्सेल बाल्टी वाला, बकेट वाला, बकेट आता ना बाल्टी, अब नहीं आता, अब अलग से बाल्टी खरीदना पड़ता, नुकसान होता है अभी। हाँ नहीं, अच्छी होती थी बाल्टियाँ, खराब नहीं होती थी जल्दी, अच्छी देते थे, क्वालिटी अच्छी रहती थी। ठीक है, जाऊ द्या। हां, काय करायचं आपल्याला, एम्प्लाइड कंडीशन इन सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। आपने पेस्ट्री खाए, आपने बोले ये वाले फ्लेवर में मेरे को केक बना के दो, तो आपने एक सैंपल देख के भी बोल दिया, ऊपर से आपने डिस्क्राइब भी कर दिया, तो ये सैंपल से भी मैच होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन से भी मैच होना चाहिए। सिंपल है। इस पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखो, एग्जाम में पूछने वाले आपको। इस बार बोल रहे थे ऐसा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोले, मेरे को पता नहीं लगता, बट आएगा इस बार इसमें। हाँ, वैसे ध्यान रखो, फिटनेस और क्वालिटी की कोई कंडीशन नहीं होती, जनरल रूल है, देयर इज नो कंडीशन फॉर फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्योंकि जनरल रूल ये है कि मैं जो चीज खरीद के ला रहा हूं, ये मेरे को पता है मेरे काम आएगी या नहीं आएगी, वो बायर को, सेलर को थोड़ी पता है, दुकानदार को थोड़ी पता मेरे काम का है कि नहीं। जैसे मैं, इतना बड़ा रूम है, बीचों बीच अपने को बल्ब लगाना है, बल्ब वाला एग्जांपल, तो बल्ब लगाना है बीचों बीच में अपने को, मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं भैया एक बल्ब देना, और मैं उसको बता दिया 10 वाट का बल्ब दे दो, लगा के आया, यहाँ पे उजाला ही नहीं हो रहा, अब मैं चिल्ला सकता क्या उसको, क्या कुछ भी देते हो, तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो मैंने सिलेक्ट किया था, उसको थोड़ी पता है आपको कहाँ पे बल्ब लगाना है। हो सकता है पैसेज में लगाना हो सकता है, हाँ ठीक है, हो सकता है आपको कहीं दरवाजे पे लगाना हो, क्या पता, और रहता ना दरवाजे के ऊपर ऐसा लगा होता है आजकल, ठीक है, तो उसको थोड़ी पता है। हाँ, लेकिन अगर आपने बताया देखो भैया इतना बड़ा रूम है, वहां बीचों बीच हमको बल्ब लगाना है, बीचों बीच के लिए बल्ब लगाना है, ऐसा बल्ब दो जो पूरा रोशनी कर दे इधर उधर। अब अगर यहाँ पे आपने उसको बताया था, आपने उसको पर्पस बताया है, ठीक है, तो वेयर द बायर मेक्स द सेलर नोन द पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड एंड द बायर रिलाइज ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट, वो उससे उसके ऊपर भरोसा कर रहा है कि हाँ ये बराबर एडवाइस देगा। तीसरा, इट इज इन द कोर्स ऑफ सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई सच गुड्स वेदर ही इज अ मैन्युफैक्चरर और नॉट, बट वो ये बेचता है, तो ऐसे केस में वहां पे ये इंप्लाइड कंडीशन आ जाएगी। तो जनरल रूल है इंप्लाइड कंडीशन नहीं होती फॉर एनी पर्टिकुलर फिटनेस और यूज, बट अगर आप ये किसी व्यक्ति को बताते हैं, यानी जिससे खरीद रहे उसको बताते हैं कि आपको क्यों गुड्स चाहिए, बहुत सारे एग्जांपल इसमें आपने देखे थे, एक लॉरीज वाला देखे थे, एक फॉल्स टीथ वाला देखे थे, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल थे। फॉल्स टीथ याद होंगे आपको, मेरा मुंह खुला का खुला, तो ये सब एग्जांपल्स याद होंगे, तो ये दिए आपको बुक में, आप एक आध बार पढ़ेंगे तो
पता लगेगा अगर पढ़ेंगे तो। हाँ, तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है केवे टेम्पटर लगता है, बायर बिवेयर लगता है। इसी का मतलब है जब गुड्स खरीदे जा रहे हैं तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर कि वो चेक करें कि जो गुड्स वो खरीद रहा है वो उसके पर्पस के लिए सूट होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हाउएवर अगर ये 3 कंडीशन पूरी होती है तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस आ जाएगी। ठीक है, वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर द गुड्स फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड so as to show that the buyer relies on the seller's skill or judgment and the goods are of the description which it is in the course of the seller's business to supply whether as manufacturer or not, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for the purpose। ऐसा है। बट अगर यही पेटेंट या ट्रेड नेम बता के अपन खरीदेंगे तो देर इज नो सच कंडीशन। मैंने बोल दिया मेरे को क्या चाहिए, वही मोबाइल चाहिए, मैंने मोबाइल का नाम बताया, मेरे को आईफोन नहीं है जिसमें फ्रंट कैमरा नहीं है, ऐसा कौन सा मोबाइल है? अरे वो नहीं। हाँ, मैंने HTC Desire U मंगाया था, यू एक है HTC Desire U, उसमें फ्रंट कैमरा नहीं है। अब मैंने ले लिया, बाद में फोटो खींच रहा हूँ सेल्फी, मैंने उसको बोला चल फोटो खींचेंगे। अब अरे मेरा फ्रेंड को अब उसमें सेल्फी कैमरा ही नहीं है, अब उसमें सेल्फी कैमरा ही नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे सेलर को बोल सकता हूँ? क्या नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने तो एक पर्टिकुलर पेटेंट नेम या ट्रेड नेम बता के गुड्स खरीदा था। तो यहाँ पे अब वो मेरे काम के नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बताया। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, जब डिस्क्रिप्शन बता के खरीदा जाता है तो गुड शेल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी एज वेल। मर्चेंटेबल का मतलब है रीसेलेबल होना चाहिए, रीसेलेबल। भले आप बेचते हो या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, बट दे शुड बी रीसेलेबल। जैसे कि मोटर हॉर्न्स वाला आपको एग्जाम्पल याद होगा, मेरे कार का हॉर्न खराब हो गया, अब मैं जाता हूँ दुकान में, उसको बोलता हूँ भैया हॉर्न दो, वो बोलता है ये लो, लगा देता है वो हॉर्न। अब जब मैं निकल रहा हूँ और बजा रहा हूँ तो बजता है पीप 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 पीप, लोग हटते ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ? तो हाँ, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि जो गुड्स है, मैंने मोटर हॉर्न बोला था, किसी को मैं बताऊंगा ये मोटर हॉर्न है तो मानेगा क्या? तो नहीं, तो वो मर्चेंटेबल होना चाहिए। इट इज नॉट मर्चेंटेबल तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। एम्प्लॉयड कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल, ये बहुत सारा है। अभी आप काजू कतली लेने जाओगे, आप टेस्ट करोगे, पहले काजू कतली लगेगी, जब वो बना के देते हैं बल्क तो भलते ही कुछ तो भी डाल देते, बड़ा एकदम मिलावट चलता है आजकल। हाँ, दाने होते हैं उसमें, तो खैर हाँ ठीक है। तो सेल बाय सैंपल में आपके जो गुड्स है बल्क शेल करस्पॉन्ड विद द सैंपल, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जब गुड्स आएंगे कि भाई ये वही आए कि नहीं जो आपने लिया था। जैसे चावल में होता है, अपन जाते हैं दुकान पे, देखते हैं चावल अच्छा लगता है अपने को, अपन ने जब मंगाया तो हमने जो देखा था वही आया क्या, ये देखने की हमको अनुमति मिलना चाहिए। ठीक है, और गुड शेल बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट। शान बैठो, लेटेंट डिफेक्ट का क्या मतलब है? छुपा हुआ, छुपा हुआ, छुपा हुआ। ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशन समाप्त। इम्प्लाइड वारंटीज, वारंटी, हाँ ये नहीं आने वाला है, ये नहीं आएगा इस बार, आपको इस बार आएगा इम्प्लाइड कंडीशन। ये याद रख के जाओ, बता रहा हूं मैं, ये याद रख के जाओ, ये आने वाला है इस बार, याद रख के जाओ, लिख के जाओ, ये आएंगे ही चाहिए 99%। 1% अब वो बेनिफिट ऑफ डाउट है रहता ना, आएगा, लेकिन ये आने वाला है इस बार। देखो मैं सब चीज नहीं बोलता ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, और ये नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा लेकिन ये नहीं पढ़ना रे वाह, कल आ गया तो फिर आप मेरे को ही चिल्लाओगे, सर नहीं आएगा बोले थे आपने। आ गया तो आ सकता है, बट ये नहीं आने के चांस है, क्योंकि वैसे ही वो BC कैटेगरी में आता है, और उसके अलावा ये पिछले बार आ चुका है, पिछले इसमें आया है, पिछले क्वेश्चन एग्जाम में, जो रिसेंट एग्जाम हुई ना इसके जस्ट पहले, उसमें आया है।
हाँ टेस्ट सीरीज में तो बात और है, टेस्ट सीरीज अलग चीज हो गई, वो तो कुछ भी डाल देते लोग। चलो ठीक है, नहीं मैं बनाता तो नहीं हूं, बट मैं चेक करता हूं और मैं बनवा भी देता हूं कई बार। हाँ, इम्प्लाइड वारंटी पहला है क्वाइट पोजीशन, शांति प्रिय तरीके से मेरे को मेरी चीज मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, बट मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको याद होगा, मिस्टर एक्स था, इसने वाई के पास एक कार हायर के लिए छोड़ के आया था और बाद में ये कार बेच दिया जेड को। अब जेड को बेच दिया, यहां सेल किया और यहां पे हायर पे दिया था। पोजीशन इसको भी लेने का अधिकार है, पोजीशन इसको भी लेने का अधिकार है, दोनों जन को पोजीशन लेने का अधिकार है। अब यहां पे दोनों जन एक्स से डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जेड को यहां जाके लेके आना पड़ेगा, वाई को भी गुड्स वापस करना पड़ेगा, तो दोनों जन डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम एक्स। तो डैमेजेस दोनों रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का पोजीशन डिस्टर्ब हुआ है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का क्या मतलब है? तो चार्ज, किसी और व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। ए है, उसने एक कार खरीद के लाया, लेकिन ये जो कार थी इस पे बैंक का चार्ज है, बैंक का लोन बचा है, समझो पूरा पे कर दिया, थोड़ा बहुत एक दो इंस्टॉलमेंट, समझो 20,000 रुपए बचा है, और इसने वैसे ही लोन खत्म होने का ही था और इसने बेच दिया ये एक्स को ये सेल कर दिया। अब यहां पे सेल कर दिया, बैंक आएगा इसके पास और इससे 20,000 रुपए रिकवर कर लेगा, इससे 20,000 रुपए रिकवर कर लेगा। अब यहां 20,000 रिकवर कर लिया तो सीधी बात है एक्स ए से रिकवर करेगा, ठीक है, ए के पास जाएगा और रिकवर करेगा डैमेजेस। ये दोनों ही जगह डैमेजेस क्लेम किए जा सकेंगे, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते ये बोल के कि नहीं इस पे तो लोन था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर वारंटी बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, ये रेडीमेड क्लॉथ्स वगैरह के केस में होता है, यूसेज के लिए। जैसे आप अगर 40 नंबर की आपको शर्ट्स लगती है तो 40 नंबर की लगभग सब शर्ट्स होना चाहिए, रीजनेबली फिट होना चाहिए, ठीक है। और आखिरी है डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स बताना चाहिए, ठीक है। तो डेंजरस नेचर, ठीक है, बता देंगे। ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ केवेटेम्प्टर कुछ नहीं है, ये 16 है, सेक्शन 16। सेक्शन 16 के ओपनिंग वर्ड्स बोलते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट and of any law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for particular use, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, ये बोल दिया। फिर कंडीशन आ जाती है अगर ये पॉइंट्स आएंगे तो, यानी ये एक्सेप्शंस हो गए, आपको इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इनफैक्ट एक ही है, मैंने सेक्शन 16 बोला यानी ये भी कवर हो गया है, मान लो मैंने बोला इस पे क्वेश्चन आएगा, मीन्स आपका ये भी कवर हो गया। अरे ठीक है, ठीक है, और ये भी कवर हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेटेम्प्टर। दोनों में से एक चीज पे क्वेश्चन आएगा, दोनों है एक ही चीज, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये फिर से अपन रिपीट नहीं करेंगे। हाँ हाँ आएगा, केवेटेम्प्टर आएगा। सेक्शन 16 और केवेटेम्प्टर एक ही चीज है, आया है क्या? अच्छा आएगा, आने दो, देख लेंगे। हाँ 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 हाँ, ट्रेड यूसेज है ना, जब आप कोई शर्ट खरीद रहे हैं तो शर्ट कैसी होना चाहिए? फिट आना चाहिए। अगर 40 नंबर आपको होता है कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का, तो बाकी के भी 40 नंबर होना चाहिए, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रेड यूसेज की कंडीशन, यूसेज के हिसाब से वो आना चाहिए। अरे शांत तो बैठ जाओ, कितनी बातें। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओनरशिप। ओनरशिप
तो शिप का ओनर। शांत बैठते क्या, थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटा रहे अपन। देखो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, शांत बैठो। एग्जैक्ट टाइम जानना क्यों जरूरी है? एग्जैक्ट टाइम जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि रिस्क पासिस विद दी प्रॉपर्टी। जहां भी जाती हूं वहीं चले आते हो, यानी जहां जहां जाएगी प्रॉपर्टी वहां वहां जाएगा रिस्क। ठीक है, तो दोनों में कुछ रिश्ता है। फिर अगर थर्ड पार्टी ने कुछ गलत कार्य किया है आपके प्रोडक्ट को, ये आपने उठाया और इसको तोड़ फोड़ के फेंक दिए, एक्शन कौन लेगा? मैं लूंगा क्योंकि मैं ओनर था। ठीक है, मैंने किसी को बेच दिया था और आपने वो तोड़ फोड़ दिए, तो वो एक्शन ले सकता है। तो एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी कैन बी बाय ओनर। और इसीलिए एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जानना जरूरी है कि अभी तक मैं इसका ओनर हूं, अब आप हो गए, तो वो एग्जैक्ट टाइम क्या है वो जानना जरूरी है। ठीक है, ऐसा है। इंसॉल्वेंसी में गुड्स ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, ये डिपेंड करता है ओनरशिप पे। अगर ओनरशिप व्यक्ति की थी जिसका जो इंसॉल्वेंट हुआ है, तो उसका ऑफिशियल रिसीवर गुड्स लेके आ सकता है। ठीक है, सूट फॉर प्राइस, तो प्राइस के लिए केस फाइल तभी किया जा सकता है जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ये जनरल रूल है। ठीक है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, ये सेक्शन 55 है, 55, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो सूट फॉर प्राइस नहीं डाला जा सकता। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर मैंने आपको ये बेचने को निकाला था, ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई, तो क्या मैं आपसे प्राइस मांगूंगा? क्या नहीं, मैं डैमेजेस मांगूंगा, क्योंकि मैंने ओनरशिप तो दिया ही नहीं ना, ओनर मैं ही छू, तो मैं प्राइस नहीं मांग सकता। प्राइस कब मांग सकते? सिर्फ जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तब मैं बोल सकता हूं मेरे को प्राइस दे दो। ठीक है, ऐसा है। When does the property in the goods pass under the sale of goods act? इसमें पहला वाला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आपको। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन असर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? अनअसर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन इंपॉर्टेंट है, असर्टेन सिंपल है, अनअसर्टेन गुड्स। तो अनअसर्टेन गुड्स में तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन। और असर्टेन कैसे होंगे? बाय वैलिड एप्रोप्रिएशन। ठीक है, डायरेक्टली पॉइंट्स पे आ रहे हैं। एप्रोप्रिएशन वैलिड कब होगा? गुड शुड कंफर्म विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी। डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट इंपॉर्टेंट है, डिलीवरेबल स्टेट हर जगह होना ही चाहिए। अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय delivery to the buyer or his agent. Appropriation must be by seller with the assent of buyer or by buyer with the assent of seller. Assent may be express or implied. ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना पड़ेगा। याद हो चुके हैं वो, अपन ने क्लास में इतने बार पढ़े थे, याद हो गए थे, अब भूल गए होंगे वो बात और है, बट आप रिवाइज कर रहे हो ऐसा हम मान के चलेंगे। अब तो एग्जाम है ना, अब तो करना ही है, अब क्या बचा ही क्या, बस दिवाली बची है। हाँ, असर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स में जब वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तब ट्रांसफर होगी, ये पहला रूल। ठीक है, पहला रूल बोलता है जब वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तब ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर ये नहीं बता सकते हम कि वो लोग कब ट्रांसफर करना चाहते थे, तो फिर आगे के रूल्स लगेंगे 20, 21, 22, ये 3 रूल्स लगेंगे। ठीक है, रूल 20 क्या बोलता है? स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में भी है, ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में पूरे पैक होके रखे हैं, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ठीक है, गुड्स से पूरे रेडी है, ये गुड्स से पूरे रेडी है, डिलीवरेबल स्टेट में, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे उठा के ले जा सकते हैं। मैंने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट, ओनरशिप ट्रांसफर होती है एज सून एज कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, मैं टीवी खरीदने गया, टीवी लगा हुआ था, मैंने बोला ये टीवी चाहिए मेरे को, वो बोले ठीक है हम निकाल के पैक करके रखते हैं। तो कब ट्रांसफर होगी? जब उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा, पैक किया जाएगा, एंड द बायर हैज द नोटिस देयर ऑफ, बायर को बताया जाएगा कि तुम्हारे गुड्स रेडी हो गए। ठीक है, तो ऐसे केस में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो वो है। फिर
स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में ही है लेकिन उस पर कुछ कार्य करना बचा है, जैसे कि उसका वेट करना या उसका मेजरमेंट करना ताकि उसका प्राइस निकाला जा सके। तो ऐसे केसेस में जब तक वो कार्य नहीं किया जाता, जैसे वो वेट करना है, मैंने लोहा खरीदा जो ट्रक में जमा है, ट्रक में भर दिया, लेकिन उसका वेट निकालना बचा है, क्योंकि वेट जब तक नहीं निकलेगा तब तक के उसका प्राइस नहीं पता लगेगा। तो ऐसे केस में तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वेट निकाला नहीं जाएगा और जब तक ये मेरे को बताया नहीं जाएगा। मेरे को बताना भी जरूरी है कि आपके गुड्स का इतना इतना वजन आया है, ठीक है, तो तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये 3 अलग अलग केस है, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर सेल बाय अप्रूवल। अब दिवाली आई है, फटाके खरीदेंगे, तो फटाके लेके जा रहे हैं। मैं हमेशा दुकान लगाता हूं फटाकों की, लेकिन अरे एग्जाम्पल है, अब मैं जाता हूँ होलसेलर के पास, मैं बोलता हूँ भाई ये सब फटाके निकाल दे, एकदम सुतली बम, अनार वनार नॉर्मल वाले। वो मेरे को बोलता है क्या शर्मा जी, ये देखो ये अच्छा वाला आइटम है, ये लेके जाओ। अब एक भलता ही कुछ है, ऊपर जाके फूटेगा। अब वो बोला मेरे को कि लेके जाओ, मैं बोला नहीं नहीं ऐसा ये सब नहीं लेके जाता। वो बोले शर्मा जी लेके तो जाओ, पैसे बाद में दे देना, होता है कई बार। मैं बोला ठीक है, नहीं बिका तो वापस कर देना, वो भी बोला। मैं बोला चलो ठीक है। तो ये हो गया सेल बाय अप्रूवल, मैंने लेके आ गया। अब ये सेल कंप्लीट कब हो जाएगा, कब इसमें सेल बोला जाएगा, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब मैं बता दूंगा उसको। मेरे को बताना पड़ेगा अरे हाँ बहुत अच्छे है, मैं खरीदने को तैयार हूं, मैं बेचूंगा इसको। या फिर मैंने कुछ बताया नहीं लेकिन बेच डाला, ऐसा कुछ कर दिया जो कि ओनरशिप दर्शाता है, यानी ही अडॉप्ट्स द ट्रांजैक्शन, अडॉप्ट कर लिया मैंने, सेल कर दिया, प्लेज कर दिया, तो यहां ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। या मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया और जो टाइम बताया था वो टाइम निकल गया, ये एक रीजनेबल टाइम निकल गया, तो ऐसे केस में वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। 3 केस बताए हैं, ठीक है, सिंपल। जब राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया जाता है तब क्या होता है, तो हमने सनी पाजी को बोला था कि सनी भाई गुड्स मत देना जब तक वो पैसे नहीं देंगे, तो ये तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक के पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो होता है कभी कभी मैंने गुड्स भेजा था गुप्ता जी को, लेकिन गुप्ता जी पैसे नहीं देते, तो यहां पे मैंने अपने सनी पाजी को बोल के रखा हूं कि सनी भाई गुड्स इनको तब तक उठाने नहीं देना, हाथ लगाने नहीं देना जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में जब तक ये पैसे नहीं देते, ये डांस नहीं कर रहे तो जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अगर इन्होंने गुड्स ले भी लिया, यानी बिना पैसे दिए गुड्स ले भी लिए, सनी पाजी को डराए धमकाए चल दे गुड्स और ले लिए उससे गुड्स, तो ऐसे केस में ओनरशिप फिर भी ट्रांसफर नहीं होगी, ही इज होल्डिंग ओनली द पोजीशन, ठीक है। तो ऐसा है, इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करना। फिर कब कब टाइटल नॉन ओनर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका जनरल रूल है नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, यानी नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस, बट इन केसेस में नॉन ओनर भी बेच सकेगा। पहला है स्टॉपेल। ज्यादा स्पीड हो गई क्या? अरे ठीक है, हाँ ठीक है, फालतू पूछा मैंने, चलो ठीक है, चल रहा है बराबर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय स्टॉपेल। स्टॉपेल पता है आपको, मैं ऑडी R8 लेके आया, मेरी फ्रेंड बैठी थी साथ में, आके हमने लगाए गाड़ी, जैसे ही कार से उतरे, वो कौन थी, चिंकी थी, चिंकी पिंकी जो भी थी, टिंकी, तो पिंकी थी। पिंकी बोले अरे तेरी कार है क्या, और वो बोलती हाँ मेरी फ्रेंड, वो बोलती हाँ मेरी कार है। फिर मेरे आंखों के सामने वो मेरी कार बेच देती है, याद होगा आपको, मेरी कार मेरे आंखों के सामने बेच दी गई। मैंने मना नहीं किया, मना करेंगे घर जाके गालियां पड़ेगी, तो मैंने कुछ बोला नहीं, तो अब मैं बाद में मुकर नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो ओनरशिप मेरी थी बट कोई और व्यक्ति ये बेच रहा है, तो ऐसे केस में भी जो थर्ड पार्टी है उसको गुड टाइटल मिल जाता है, ठीक है। तो वही बताया गया, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय स्टॉपेल, ठीक है। तो सिंपल से पॉइंट्स है, आपको ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि स्टेट दी केसेस, बट कभी आया तो भी आपको पता होना चाहिए, छोटे मोटे केसेस आ सकते हैं, बट चांस कम है इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछने की, और आपके ये सब पूछने पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यानी आपका ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स वाला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और बाद में आगे देखेंगे और कौन सा है। हाँ, आखिरी वाले कुछ एक्सेप्शंस है, ये वाला तो बकवास है, ये कोई काम का नहीं, इसी में एक्सेप्शंस है, ये वाला एक काम करेगा।
ये वाले काम करेंगे, देखते हैं। वैसे इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मेन क्वेश्चन आपको आएगा यही आने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं इस बार, ये आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा बाकी मत पढ़ना, ये ऐसा नहीं है आपकी स्कूल की एग्ज़ाम नहीं है कि सर ने बोल दिया इतने आएंगे तो इतने चाहेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट है ना बिजनेस एजेंट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेज दिया और एजेंट यहाँ पे सेल कर रहा है। बताओ कौन सेल कर रहा है? एजेंट। गुड्स किसके हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? वही पढ़ रहे हैं। कब कब नॉन ओनर गुड्स बेच सकता है, ही इज नॉट दी ओनर बट ही कैन सेल द गुड्स, और आगे वाले को गुड टाइटल मिल जाएगा। और मजे की बात तो यह है कि इसने अगर अपनी अथॉरिटी एक्सीड भी किया तो भी यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। यानी इसको हमने बोला था देख भाई बेचना नहीं, 20,000 के ऊपर नहीं बेचना, इसने बेच दिया, आगे वाले ने खरीद लिया, तो भी यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी भले उसने 20,000 के ऊपर बेचा है, सब्जेक्ट टू ही शुड एक्ट इन गुड फेथ। ठीक है, ये सब दिया है यहाँ, गुड फेथ, नो नोटिस वगैरह वगैरह। मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन है एक ऐसा एजेंट जिसको बिजनेस के अथॉरिटी है टू बाय, टू सेल, टू कंसाइन एंड टू प्लेज द गुड्स। ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पता है आपको? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बताने की जरूरत है फिर से? डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, बिल्टी बिल्टी, ठीक है। हाँ, जॉइंट ओनर्स, हाँ ये भी आ सकता है एक आध बार। जॉइंट ओनर्स, जॉइंट ओनर थे, हम दोनों ने मिलके ऑडी R8 खरीदे थे, अब वो आधी आधी तो लेके जा नहीं सकते, तो मैंने उसको बोला तू रख ले, उसने घर पे रखी अपने, फिर उसने बेच डाली, मेरे को पूछी भी नहीं, आगे वाले ने खरीद लिया, आगे वाला ओनर बन जाता है। ठीक है, तो भले ही वो जॉइंट ओनर ने जब बेचा तो मेरे से पूछा नहीं, फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, सिंपल है। हाँ, ये सेल ऑफ गुड्स ऑब्टेन अंडर वॉइडेबल एग्रीमेंट, मेरे गुड्स, मेरी कार थी, कार भाई ने लेके आ गया, भाई है इसने कार लेके आ गया डरा धमका के, 2 करोड़ की कार है, उसने मेरे को 20 लाख रुपए दिया और बाद में आके इसने सी को बेच दिया, सी को गुड टाइटल मिल जाएगा, मिल जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है, यहीं पे अगर ये वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता तो नहीं मिला होता। ठीक है। फिर सेल बाय द सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, तो सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, यानी सेलर ने गुड्स बेच चुका है बायर को, ओनर कौन है? बायर। आफ्टर सेल, आफ्टर सेल यानी ओनरशिप इज विद बायर, बट पोजीशन किसका है? सेलर का, और सेलर इसको फिर से सेल कर देता है दूसरे किसी व्यक्ति को, तो इसको गुड टाइटल मिल जाता है। ठीक है, एक्स को गुड टाइटल मिल जाएगा, तो ये ओनर ना होते हुए भी ये ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये बताया। तो सेल बाय सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, ओनरशिप इसकी है फिर भी ये बेचा जा सकता है। तो इसकी कंडीशन है सेलर मस्ट कंटिन्यू टू बी टू हैव द पोजीशन ऑफ गुड्स, पोजीशन इसका होना चाहिए, द गुड्स मस्ट हैव बीन डिलीवर्ड और ट्रांसफर्ड टू द बायर, और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, हाँ, द गुड्स मस्ट हैव बीन डिलीवर्ड, हाँ, और ट्रांसफर्ड टू द, अरे कल ही जिसका पोस्टमार्टम हुआ है, अभी फिर से करना पड़ेगा, मर गया था मेरा लैपटॉप, फिर से जीवित हुआ है वो। इतने बार मेरे को इन्होंने ये बदल के दिए स्क्रीन, 18,000 की स्क्रीन है, चौथे बार बदल के दिए मेरे को, नया ही दे दिए रहते, वही तो उन्हें देना चाहिए ना, फोकट में बदल के मिल रही मेरे को, पैसे नहीं लग रहे मेरे को। वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन, बट वो बोल रहे बदल के देंगे, बदल के दो, मेरे को क्या है, करो खर्चा, 18,000 3 बार तो हो गया, ओरिजिनल खराब हुआ, फिर पेन बदल के मिला, करो खर्चा, वाह है पैसा तुम्हारे पास, तो नया दे देते तो हो गया होता, ये ले लो नया दे दो, ऐसा थोड़ी बोल रहा मैं ये भी रखो वो भी रखो, ठीक है जो कर रहे जाने दो। क्या 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 छोड़ो। हाँ, और गुड फेथ एंड एब्सेंस ऑफ नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल ऑन द पार्ट ऑफ सेकेंड
बायर, ये सेकेंड बायर है। तो ये केस किसका हो गया? सेल का। इसका ही अपोजिट, ये सब पड़ा हुआ है, ये सब बने हुए हैं, आप फिर से नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। इसका ही अपोजिट, सेल बाय बायर इन पोजीशन ऑन विच सेलर हैज सम राइट, यानी एग्रीमेंट टू सेल है। पोजीशन किसका है? बायर का। ओनरशिप सेलर की, और बायर इसको थर्ड पार्टी को भेज देता है, तो थर्ड पार्टी गेट्स अ गुड टाइटल। ऐसा है, पढ़ लो एक बार। अनपेड सेलर आगे देखेंगे अपन, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेल किया जा सकता है। जब मैंने गिरवी रखा था चीज और मैंने पैसा नहीं चुकाया तो मेरी चीज बेची जा सकती है। दूसरा, फाइंडर ऑफ गुड्स सेल कर सकता है अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, जब 2/3 वैल्यू होती है या पेरिशेबल गुड्स होते हैं तब। परफॉर्मेंस, इसमें मैं ये बकवास वाले रूल्स नहीं बताऊंगा, ये आप पढ़ लेंगे, बकवास है। मैं आपको डिलीवरी समझा देता हूँ बस, बाकी कुछ काम का इसमें नहीं है, बाकी बेसिक से चीज़ें है। डिलीवरी पढ़ लो। डिलीवरी 3 प्रकार की हो सकती है। डिलीवरी का मतलब है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। इट कैन बी आइदर एक्चुअल में गुड्स ले जाके दे दिया, एक्चुअल डिलीवरी। इट कैन बी सिंबॉलिक, मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द पोजीशन हैव बीन डिलीवर्ड। इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, हल्दीराम वाला एग्जाम्पल। हल्दीराम में जाते हैं हमको केक खरीदना था, केक खरीद लिया हमने, उसके बाद ध्यान आया यार और शॉपिंग करना था। हम हल्दीराम वाले को बोलते हैं भैया केक रखो आप अपने पास, हम आते हैं और शॉपिंग करके और फिर गुड्स ले जाएंगे। यहाँ पे केक वहीं रखा है पर फिर भी यहाँ डिलीवरी हो गई है, मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो अभी तक होल्ड कर रहा था एज अ सेलर, एज ओनर, अब वो होल्ड कर रहा है एज एजेंट ऑफ बायर, वो अपने एजेंट करके होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में पूरे रेडी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी, तो मान लिया जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, ऐसा है, ये पूरा वो समझाया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कैसे कैसे हो सकती। पहला हल्दीराम वाला एग्जांपल है, जब सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स था और वही उसी का पोजीशन है, बट वो एग्री कर रहा है अब एज एजेंट ऑफ बायर होल्ड करने को। दूसरा, वेयर द बायर हैज ऑलरेडी द पोजीशन, बायर का ही पोजीशन था। जैसे मैंने, आपको याद होगा, मैंने अपने ससुर जी के पास से गाड़ी लेके आया था, कार लेके आया था किराए से ने ऐसे लेके आया था यूज करने को, बताया था ना एग्जांपल। हाँ, क्या क्या? नहीं, डॉरी वगैरह नहीं है सब। तो मैंने यूज करने को कार लेके आया था। अब उन्होंने बोले कि बेटा कोई होगा तो बताना, वो बेच रही है कार। मैं यूज कर रहा था, मैंने बोला क्या आप बाहर बेचते, मेरे को ही बेच दो, मैं खरीदने को तैयार हूँ। अब ये ऑलरेडी मैं ही पोजीशन रख रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर से डिलीवरी तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मैं अभी तक होल्ड कर रहा था एज अ बेली, अब मैं होल्ड करूंगा एज ओनर। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस, जब एक थर्ड पार्टी के पोजीशन में गुड्स है और वो एग्री करता है, अब वो दूसरे के बिहाफ पे होल्ड करेगा। जैसे मैंने गुड्स दिया था जॉनी लीवर के पास, उसके पास रखे हैं गुड्स। अब मैंने गुप्ता जी को बोला कि आप जाके वहां से गुड्स ले लो। गुप्ता जी ने उसको फोन किए, उसने बोला हाँ आप आ जाओ, मैं गुड्स आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ। अभी तक वो मेरे बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, अब उनके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, गुड्स वहीं रखे बट डिलीवरी हो गई है, मान लिया जाएगा। तो ये तीसरा केस, ये 3 केस आपको बताया। रूल्स ऑफ डिलीवरी आप पढ़ लोगे। ड्यूटी टू डिलीवर, सेलर की ड्यूटी है गुड्स देना, बायर की ड्यूटी है गुड्स लेना। कॉन्करेंट कंडीशन साथ साथ होना चाहिए। मोड ऑफ डिलीवरी तीनों हो सकती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। पार्ट डिलीवरी नहीं करना चाहिए। अगर पार्ट डिलीवरी किया है और वो ये दर्शा रही है आप पूरा गुड्स दे देना चाहते हैं, तो पूरे की डिलीवरी मान ली जाएगी। याद होंगे आपको एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ शक्कर खरीदने, अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को 10 किलो शक्कर चाहिए, वो बोलता है कि मेरे पास 2 किलो अभी है, बाकी 8 किलो में मंगा देता हूँ, गोडाउन में पड़ा है। तो ऐसे केस में सिर्फ 2 किलो की डिलीवरी कंप्लीट हुई। दूसरा केस, वो पूरा 10 किलो तौल के रखता है, मैं बोलता हूँ 10 किलो मैं अभी नहीं ले जाता, 2 किलो ले जाता हूँ, बाकी का 8 किलो मैं किसी को भेज देता हूँ। तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा मेरे को पूरे गुड्स की डिलीवरी हो गई। ठीक है, हुई पार्ट डिलीवरी है एक्चुअल में, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली यहाँ पे भी डिलीवरी हो गई, मान लिया जाता है। तो ये दिया है। बायर ने अप्लाई करना चाहिए डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए, जहां पे वो रखे हैं गुड्स। ठीक है, तो फैक्ट्री वगैरह,
जहाँ बन रहे हैं वहाँ। टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी फिक्स होगा वो, कोई फिक्स नहीं हुआ है तो रीजनेबल टाइम। गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, ये एक्नॉलेजमेंट के द्वारा डिलीवर होंगे। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी देने के खर्चे सेलर बेयर करेगा, लेने के खर्चे बायर बेयर करेगा। रॉन्ग क्वांटिटीज नहीं करना चाहिए, अगर किया है तो शॉर्ट हो सकती है, एक्सेस हो सकती है या मिक्स्ड हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो। आप पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, पूरे गुड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जितने मंगाए थे उतने एक्सेप्ट करो, बाकी छोड़ दो। तीनों केस में सेम रूल। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज नहीं होना चाहिए। डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंजर इज डीम्ड एज डिलीवरी टू बायर, क्योंकि कैरियर या वॉरफिंजर जो होता है ये बायर का एजेंट बन जाता है। रिस्क ऑफ डिटोरिएशन इन ट्रांजिट, हमने गुड्स भेजे थे, नॉर्मल अगर कुछ नुकसान होता है रास्ते में तो ऐसे केस में नॉर्मल जो लॉस है दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर। ठीक है, इसमें वो हूप आयन वाला केस है, पानी से भेजा गया था हूप आयन, उसमें जंग लग गया था, लेकिन जंग उतना ही था जितना कि जरूरी है, यानी उतना लगा ही होता, कितना भी पैक करो उतना लगा ही होता, याद है कि नहीं, नॉर्मल। ठीक है, तो उतना जो नुकसान है वो बेयर करेगा बायर। ठीक है, राइट ऑफ एग्जामिनिंग डिलीवरी, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, निगलेक्टिंग, ये सेम है दोनों। राइट्स ऑफ बायर एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, बायर के राइट्स में कुछ है नहीं, बकवास से राइट्स है। अनपेड सेलर इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या है? हाँ, वो इसमें नहीं दिया है, तो वो नहीं, चांस बहुत कम है उसके आने के, बट आ सकता है। वो FOB प्राइस वगैरह जो है, FOB CIF, वो इसमें नहीं दिया है, तो वो आप ऐसे, वो डायग्राम है एक, वो डायग्राम पढ़ोगे तो समझ जाएगा। याद है क्या? FOB प्राइस, CIF प्राइस, एक्स शेप, FAS, ऐसे अलग अलग प्राइस है। हाँ चलो शांत बैठो, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, खूब टाइम हो गया अपना वैसे भी। हाँ, तो राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर, तो सेलर ब्रीच कर सकता है, ही फेल्स टू डिलीवर द गुड्स, डिलीवर नहीं किया, रेपिडेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, मना कर दिया नहीं लाऊंगा, या फिर कुछ गलत गुड्स भेज दिया, ये तीन प्रकार से ब्रीच हो सकता है। ब्रीच होगा तो क्या क्या किया जा सकता है, सिंपल से पॉइंट्स है। पहला है सूट फॉर नॉन डिलीवरी डाला जा सकता है, गुड्स नहीं लाने के लिए केस फाइल किया जा सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर गुड्स अपने आप में एक हैं, अब यहां दिया नहीं है कब कराया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन वो ऐसे केसेस में कराया जा सकता है जहां डैमेज देने से बात खत्म नहीं होती। ठीक है, तो जैसे यूनिक गुड्स है, रेयर गुड्स है, ऐसे केस में कराया जा सकता है। ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर गुड्स मैंने खरीदा और गुड्स डिफेक्टिव निकले तो मैं उतना प्राइस कम करा सकता हूं, जितना मेरे को रिपेयर करने का खर्चा आएगा तो मैं उतना कम करके भेजूंगा। अगर डिफेक्ट इतना बड़ा है कि पूरे ही गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो गया है, यानी कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां पे मैं कुछ भी पे नहीं करूंगा। अगर डिफेक्ट इतना बड़ा है कि उसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है, यानी खरीदने से ज्यादा खर्चा हो गया, जितने की चीज थी उससे ज्यादा का खर्चा हो गया, 45,000 की चीज है, 50,000 खर्चा हो गया रिपेयर कराने का, तो ऐसे केस में मैं ये तो पैसा तो दूंगा ही नहीं, ऊपर से खर्चा भी क्लेम कर सकता हूँ 5,000 रुपये। ठीक है, और अगर कोई डैमेजेस होंगे तो डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं, तो ऐसा है। हाँ, किसी का मैसेज आया, सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ। हाँ दिख रहा है, छोड़ो, हाँ हाँ जाने दो, खूब ज़्यादा तेज हो गया क्या? धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है अब कंप्लीट होना, आपका वो छूट जाएगा पार्टनरशिप। धीरे पढ़ाओ, अच्छा धीरे, हाँ। हाँ, सूट फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या हो सकता है तो आपको पता ही है, जब एंटिसिपेटरी ब्रीच होगा यानी दिन आने के पहले ब्रीच हो गया, यहाँ पे या तो आप कैंसिल कर दो और डैमेजेस क्लेम करो, या तो रुकोगे तो फिर तीन चीज होगी, या तो परफॉर्म हो जाएगा, या तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, या तो फिर से ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो वही है।
सूड फॉर इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ द प्राइस, ये भी डाला जा सकता है। ये रिकवरी ऑफ द प्राइस है ना, एडवांस रिफंड मांग रहा है वो, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं, ये राइट किसके हैं, बायर के। बायर प्राइस कैसे मांगेगा, तो एडवांस जो दिया था वो वापस मांग रहा है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के क्या राइट्स है। अनपेड सेलर कौन है, पहले तो ये बता दिया। अनपेड सेलर वो है जिसको उसका पूरा पैसा नहीं मिला है, जिसको पूरा होल अमाउंट इज नॉट पेड टू हिम, या फिर उसको पेमेंट तो किया गया था इन द फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो चुका है। अनपेड सेलर्स राइट कौन कौन से राइट है, दो राइट मिलते हैं उसको, राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली। राइट अगेंस्ट द गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। ठीक है, इसको डायग्राम से ही देख लेते हैं डायरेक्टली। क्या होता है, जब सेलर बायर को गुड्स भेजता है तो गुड्स भेजे जाते हैं उसके ट्रक से ट्रांसपोर्टर के पास, यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्टर से, फिर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के ट्रांजिट चल रहा है। इसके पहले पोजीशन है ऑफ सेलर, यहां पे आ जाता है पोजीशन ऑफ बायर, बीच में जो है ये पोजीशन ऑफ कैरियर है। ठीक है, कैरियर्स का पोजीशन। जब पोजीशन सेलर का है तो सेलर हैज अ राइट टू रिटेन द पोजीशन, रिटेन किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ लीन। जब कैरियर का पोजीशन है तो ऐसे केस में आप वो रिटेन तो नहीं कर सकता, बट ही कैन रीगेन द पोजीशन, रीगेन कर सकता है, और इसी को हम बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। हाँ, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और इसके साथ में ये दोनों राइट एक्सरसाइज करने के साथ, इसके पहले तक ही आप यहाँ पे राइट ऑफ रीसेल भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम्स बने हैं आपके पास, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बने कि नहीं बने हैं? बनाना चाहिए, वो तो पहले ही बोला था मैंने, अब तो बहुत लेट हो चुका। देखो मैंने हर चीज़ बोला था, सब सच होता है। मैंने बोला था वक्त आएगा, आपको वक्त कम पड़ेगा, भगवान आएंगे डुबाएंगे, कोई गरबे में डूबा, कोई गणपति में डूबा। हाँ हुआ है ये, मानो या ना मानो। तो देखो राइट ऑफ लीन कब मिलता है, राइट ऑफ लीन मिलेगा पहला कैश सेल में। वो फल वाला एग्जाम्पल याद होगा आपको, मेरे को बड़ी भूख लगी, वनडे रिवीजन ले रहा हूँ, बड़ा भूखा बैठा हूँ मैं, तो मैं जाता हूँ नीचे फल वाले को बोलता हूँ भैया फल दे दो, वो तौल के रखता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी, बट फिर भी वो मेरे को गुड्स नहीं ले जाने दे रहा। वो बोला शर्मा जी पैसे, शर्मा जी नहीं साहब पैसे, वो मेरे को थोड़ी जानता, तो पैसे मांगता है। मैं बोलता हूँ दे तो दे गुड्स, मैं लेके जाता हूँ और फिर मैं पैसे दे दूंगा। वो बोले नहीं पहले पैसे लेके आओ फिर गुड्स लेके जाना। भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, बट वो ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है क्योंकि उसने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये कैश सेल हो गया। क्रेडिट सेल में किया जा सकता है क्या राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज? आंसर है नहीं, जब तक के क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं होगा। हाँ, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया उसके बाद बोल सकता है। जैसे मेरी बात हुई थी कि मैं 10 तारीख को गुड्स ले जाऊंगा और 20 तारीख को पैसे दे दूंगा, तो यहां से यहां तक मैं बिना पैसे दिए गुड्स लेके आ सकता हूं, यहां राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बट इसके बाद वो आगे वाला व्यक्ति बोल सकता है शर्मा जी पहले पैसा दो उसके बाद आप गुड्स लेके जाना। ठीक है, तो यहां तक के राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, इसके बाद किया जा सकता है। अगर मैं इतने टाइम तक के गुड्स नहीं लाता हूं तो इसके बाद पैसे देने के बाद गुड्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। और तीसरा है इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। ये 3 केस में आप ये राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट ऑफ स्टॉपेज कब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं? सिर्फ एक केस में, जब इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर होगी, बस एक केस में।
बाकी के केस में नहीं हो सकता इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। ठीक है, ऐसा है। बाकी इसके और पॉइंट्स हैं, इसमें नहीं दिए, तो वैसे आप वो पढ़ सकते बुक से, बुक में दिए हैं कि और कैसा क्या होता है, ट्रांजिट कब से कब तक है। तो वो एक ही रूल ध्यान रखना ट्रांजिट कब से कब तक है के लिए, कि जब तक के इसका पोजीशन नहीं आता और आपका पोजीशन नहीं जाता तब तक ट्रांजिट चालू नहीं होता। यहाँ चालू होता है आपका पोजीशन गया उसके बाद, और इसके पोजीशन आने के पहले तक के ट्रांजिट है। ठीक है, इसका पोजीशन अगर यहीं पे आ गया तो ट्रांजिट यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपका खुद का पोजीशन है तब तक ट्रांजिट चालू ही नहीं होता। ठीक है, ऐसा है। इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर। तो सबसेल या प्लेज, फिर से उसने सेल कर दिया या प्लेज कर दिया तो क्या होगा, तो राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा क्या? तो आंसर है नहीं। अगर मैंने गुड्स भेजा था, समझे यहां पे मैंने इसको गुड्स भेज दिया था, इसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पहुंच चुका है, अगर ये डॉक्यूमेंट के थ्रू इसको बेचता है तो मेरा राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। विदाउट डॉक्यूमेंट अगर वो बेचेगा तो राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होता। दूसरा राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा अगर इसने पूछा था शर्मा जी मैं आगे बेच दूं क्या, मैंने बोला बेच दे, तो यहां पे मेरा राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो सब सेल से वैसे राइट ऑफ लीन खत्म नहीं होता, ये जनरल रूल है आपका। अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट नहीं होता है बाय एनी सेल और प्लेज ऑफ द गुड्स, लेकिन खत्म हो जाएगा इन दो केस में, जब सेलर से पूछा था कि ये बेच दूं क्या और उसने बोला था बेच दो। दूसरा, जब सेलर ने उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर किया था और बायर ने वो डॉक्यूमेंट आगे किसी और को दे चुका है, तो ऐसे केस में राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑफ रीसेल, ये दोनों ही केस में ये दो राइट एक्सरसाइज करने के बाद आप तीसरा राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे वाला पैसा नहीं देगा तो आप बेच सकते हैं। बेचने के पहले नोटिस देना कंपलसरी है, हाँ, लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स है तो नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाकी केस में नोटिस देना कंपलसरी है। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, उससे पैसे मांगे जा सकते हैं, प्राइस मांगा जा सकता है। ये तभी मांगा जा सकता है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो नहीं मांगा जा सकता, ये जनरल रूल है। लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तब भी मांग सकते एक केस में, जब बात ही हुई थी कि 10 तारीख को पैसे देगा और 20 तारीख को गुड्स दिए जाएंगे, तो यहां भले ओनरशिप ट्रांसफर यहां होने वाली है बट यहां पे पैसे मांगे जा सकते हैं। ठीक है, तो सूट फॉर प्राइसेस मेंटेनेबल बुक में दिया है 55(2). तो 55 में दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। यहाँ पे शॉर्ट में दिया है तो कंची मारा है किसी ने, हाँ मैंने ही बनाया, तो ये है। फिर सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, गुड्स नहीं लेने के लिए यहाँ पे डैमेजेस मांगे जा सकते हैं। फिर सूट फॉर डैमेजेस फॉर कैंसलेशन, ये भी डैमेजेस ही है एक प्रकार से, ये लेकिन है ये एंटिसिपेटरी होना चाहिए, ये एंटिसिपेटरी, 3 पॉइंट बात कर रहा है एंटिसिपेटरी, एंटिसिपेटरी ब्रीच, ये हो रहा है बी वाले पॉइंट में एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, ऐसा है, पढ़ के देखोगे तो समझ जाएगा आपको। और इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं इफ इट इज रिकवरेबल। हाँ बहुत ज्यादा तेज हो गया क्या? अच्छा, इतना तो चलना ही पड़ेगा। ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल, चलो देखते हैं। सेल ऑफ गुड्स इन लॉट्स, जब लॉट में बेचे जाते हैं तो ईच लॉट इज प्राइमा फेसी अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर कंप्लीशन ऑफ सेल कैसे होगा, तो ये होगा बाय फॉल ऑफ हैमर, हैमर रहता है वो फेंकते हैं, ऐसा नहीं फेंकते नहीं है, ऐसा फॉल होता है, तो उससे कंप्लीट हो जाएगा सेल। या कभी और कोई कस्टमरी मैनर में भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 होता है ना, 5001, 5002, 5003, बस बिक गया। या फिर गोइंग गोइंग गॉन, जा रहा है गया, तो ये भी है। तो ये सब तरीके वहां दिया है। अगर मैंने बोल दिया, मैंने बोली लगाया, समझो मैं बोली लगा रहा 5000, अब आगे कोई बोली लगी नहीं, अब जो ऑक्शनर था वो अनाउंस कर रहा है 5001,
5,000 दो, मैं बीच में रोक सकता हूं, मैं बोल सकता हूं नहीं नहीं 5,000 नहीं, बोली वापस, बोली वापस। तो ये बोलने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि सेल तब तक कंप्लीट नहीं हुआ जब तक फॉल ऑफ हैमर नहीं होता, और इसीलिए मेरे को अपनी बिड रिट्रैक्ट करने का अधिकार है। अगर मैं ये करता हूं तो मेरा सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं किया जा सकता। ये लिखा है यहां पे, ये दिया है, कहाँ है ये, बिफोर द फॉल ऑफ हैमर द बिडर विड्रॉस हिज सिक्योरिटी अमाउंट कैन नॉट बी फॉरफिटेड। अरे शान बढ़ो, ठीक है। ऐसा है सेलर्स राइट टू बिड। पहला रूल है सेलर खुद बिड नहीं कर सकता जब तक उसने बताया नहीं। अगर वो बिड करेगा बिना बताए तो इट विल बी फ्रॉड, ठीक है। अगर वो बताता है और लोग एग्री करते हैं ठीक है तुम बिड कर सकते हो, तो ये किया जा सकता है। बट देयर शुड बी ओनली वन पर्सन, आइदर सेलर हिमसेल्फ और एनी एजेंट ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। एक ही व्यक्ति होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति है तो द इंटेंशन इज टू रेज द प्राइस एंड इट इज फ्रॉडुलेंट, ठीक है। तो ऐसा है। फिर प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग का वही मतलब है, मैंने दो जन को बिठा दिया, बोला तुम दोनों बोली लगाना, दोनों बोली लगा रहे, महंगे होते जा रहे भाव, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 15,000। उधर कोई बैठा था उसने बोल दिया 20,000, ये दोनों शांत बैठ गए। ये हो गया प्रिटेंडेड बिडिंग। इन लोगों ने सिर्फ प्रिटेंड किया कि हम खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई और फंस गया, तो ये भी गलत है, ठीक है। रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस, रिजर्व प्राइस इन्हें मेरे को पता है कि बच्चे खुराफाती है। मैं मोबाइल बेचने निकालूंगा, आप बोलोगे सर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, तो मैं क्या कर सकता हूं, रिजर्व प्राइस रख दूंगा। मैं बोल दूंगा इसका मिनिमम प्राइस रहेगा 6,000 रुपए, इसके ऊपर बोली आएगी तभी बेचा जाएगा, इसके नीचे नहीं बेचा जाएगा। ये हो गया रिजर्व प्राइस। इसी को अपसेट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। नॉकआउट एग्रीमेंट्स। नॉकआउट एग्रीमेंट यानी बायर ने एग्री कर लिए कि अपन एक दूसरे के खिलाफ बोली नहीं लगाएंगे, अपन चुपचाप खरीद लेंगे, बाहर जाके महंगे में बेच देंगे। ये प्राइमा फेसी इट इज नॉट इलीगल, ठीक है। अपसेट प्राइस वही है, इसी को रिजर्व प्राइस भी बोलते हैं। डैम्पिंग। डैम्पिंग यानी किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कार्य करना जिसके द्वारा जहां सेल होने वाली है वहां से लोग दूर चले जाएं या उसमें सेल कंप्लीट ना हो पाए। जैसे कि आप प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स निकाल रहे हो, जैसे मैं बेचने वाला हूं, कोई पर्टिकुलर कार बेच रहा था, अब आप उसमें प्रोडक्ट में ये निकाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, खामियां निकाल रहे हैं, अरे कार खरीदना नहीं, जो भी खरीदता गया। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा डैम्पिंग। या फिर आप यहाँ से दूर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे सेल होने वाला था, सब लोग जमा हुए थे, किसी ने बोल दिया अरे बॉम्ब आया, बॉम्ब बॉम्ब लगाया, बॉम्ब लगाया, भाग गए, बॉम्ब आया बॉम्ब लगाया तो वो बॉम्ब अलग है, तो खैर बॉम्ब लगाया बोल के भाग गए सब, तो मेरा सेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डैम्पिंग इज अनलॉफुल। शान बढ़ो। कैसे कर सकते हैं? बाय पॉइंटिंग आउट द डिफेक्ट्स और इंटेंडिंग बायर्स को दूर ले जाके, ठीक है। पफर। पफर यानी जो फिक्टिशियस बिड लगाएगा, झूठी बोलियां लगाएगा सिर्फ दर्शाने को कि हाँ इसकी वैल्यू है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स। टैक्स किसके ऊपर आएगा? बायर के ऊपर। कम होगा तो भी बायर को बेयर करना, बायर को बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा होगा तो बायर को बेयर करना है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स। पार्टनरशिप। हाँ हाँ चालू करें। 5 मिनट ब्रेक। काय का ब्रेक? चलो पढ़ डालते ना, क्या ब्रेक लेते हैं? होना है क्या 5 मिनट? ठीक है, बिल्कुल 5 मिनट, बिल्कुल। देखो 6:45 हुए, बिल्कुल 6:50 को क्लास चालू। मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं यहीं हूँ, ठीक है।